नमस्ते सभी को। हम पिछले सप्ताह आपसे चर्चा किए थे कि एक भारतीय मनोविज्ञान की नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं मूक्स के तहत। अब इस पाठ्यक्रम को थोड़ा विस्तार देते हुए अंडर ग्रेजुएट लेवल तक का, स्नातक स्तर तक का जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक पाठ्यक्रम सुनिश्चित कर रखा है, उस पाठ्यक्रम के अनुरूप हम इसे कुल 12 सप्ताह 12 वीक तक का एक संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पाठ्यक्रम में जैसे आप पाश्चात्य मनोविज्ञान के प्रत्येक अध्ययन बिंदुओं को पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से भारतीय मनोविज्ञान के प्रत्येक एक एक अंश को हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह में हम भारतीय मनोविज्ञान की अवधारणा को जानने का प्रयास करेंगे। जैसे हम पाश्चात्य मनोविज्ञान की अवधारणा और उसके विकास क्रम को पढ़ते हैं, समझते हैं, और प्लेटो से लेकर के फिर डेकार्टे तक की एक पूरी यात्रा को पूरा करते हैं, लगभग 2000 वर्षों तक का, और फिर मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट कर पाते हैं। ठीक वैसे ही भारतीय मनोविज्ञान के लिए हम ऋग्वैदिक कालीन जो ऋचाएँ हैं वहाँ से लेकर के फिर वैदिक ग्रंथों के बाद फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तक की एक पूरी यात्रा पूरी करके भारतीय मनोविज्ञान के संप्रत्यय को, अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जैसे मानव विकास की अवस्थाओं को हम पाश्चात्य मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार भारतीय मनोवैज्ञानिकों का मानव विकास के जो क्रम है, उस क्रम में क्या अभिमत है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो मुख्य कुछ अंश हैं जो हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, जैसे अभिप्रेरणा, अधिगम, बुद्धि, व्यक्तित्व, मानव मस्तिष्क, सृजनात्मकता, कुंठा और इसी भग्नाशा, इन तमाम बिंदुओं को जैसे पाश्चात्य मनोविज्ञान में आज तक हम पाश्चात्य मनोविज्ञान का भारतीयकरण करके और उसको भारतीय मनोविज्ञान कह करके पढ़ते रहे हैं, ठीक इसी संदर्भ में इन्हीं बिंदुओं के अधीन अर्थात भारतीय मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा, अभिप्रेरक तत्व, भारतीय मनोविज्ञान में अधिगम, भारतीय मनोविज्ञान में कुंठा, भारतीय मनोविज्ञान में दुश्चिंता, भारतीय मनोविज्ञान में समस्या तनाव की स्थिति और उसका स्वरूप, भारतीय मनोविज्ञान में वर्णित बुद्धि का स्वरूप, भारतीय मनोविज्ञान में वर्णित व्यक्तित्व का स्वरूप, इनका हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। हम न सिर्फ इसमें जो मुख्य बिंदु हैं जैसे कुंठा, भग्नाशा, दुश्चिंता, तनाव, इनका अध्ययन करेंगे, अपितु तो इनके उपशमन के लिए भारतीय शास्त्रों में, उपनिषदों में जो तत्व बताए गए हैं, जो समस्या समाधान की विधियां बताई गई हैं, उन विधियों पर भी चर्चा करेंगे और मानव जीवन में उनका उपयोग कैसे किया जाए, जिससे कि जो आज की पीढ़ी है, नवयुवक वर्ग, जो कि तमाम दुश्चिंता से, तनाव से ग्रस्त हैं, समस्याग्रस्त हैं, तो इन समस्याओं का समाधान के लिए, इन समस्याओं के जो भारतीय मनोविज्ञान में कुछ तत्व वर्णित हैं, उनका भी हम जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, और उनका मानवीय व्यवहार में उपयोग करके कैसे उनका व्यवहार प्रवर्धन किया जाए, परिवर्तन किया जाए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आगे जो मानसिक स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इस पर तमाम, चाहे यूएनओ हो या फिर भारतीय जो स्वास्थ्य विभाग हो, सबकी चिंताएं बनी हुई हैं, क्रियाकलाप सभी कर रहे हैं कि इसके बारे में अवधान दिया जाए। तो इस मानसिक स्वास्थ्य के लिए भारतीय मनोविज्ञान में क्या प्रयास किया गया है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से अंश बताए गए हैं, उनका उपयोग जीवन में कैसे हो, इसका भी हम अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि पहले सप्ताह से लेकर के 12 सप्ताह तक जैसे पाश्चात्य मनोविज्ञान के सामान्य अंशों का हम अध्ययन करते रहे हैं आज तक अपने पाठ्यक्रम में, ठीक वैसे ही भारतीय मनोविज्ञान के प्रत्येक अंश, प्रत्येक तत्व का हम अध्ययन करेंगे इसमें, जिसमें न सिर्फ सैद्धांतिक पक्षों का हम वर्णन विवेचन करेंगे, अभी तो इनके जो प्रायोगिक पक्ष हैं, जो अवधेयांश हैं, जहाँ पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं या कई बार उनको मात्र सिद्धांत मान करके छोड़ देते हैं, व्यवहार में उपयोग भी नहीं कर पाए हैं आज तक, न करते रहे हैं, उन सभी तत्वों का समन्वय करेंगे इस पाठ्यक्रम में और एक प्रयास करेंगे
कि स्नातक स्तर पर भारतीय मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए जो आवश्यक विषय वस्तु होनी चाहिए उन सब का समन्वय हम इस पाठ्यक्रम में कर सकें। तो हम सभी आप सभी के सहयोग से मुफ्त के माध्यम से इस पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे और जैसे हमें उनकी अनुमति मिलती है वैसे ही इस श्रृंखला को हम शुरू करेंगे। अपने तरफ से हम पूर्णतः तैयार हैं आप सभी का स्वागत करने के लिए। धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पाठ्यक्रम में।